हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ओनाक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग जो मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर 2 कर रहे हैं उसका लास्ट पार्ट आज डिस्कस कर लेंगे। ओके, और ये जो लास्ट पार्ट है इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 34 से लेकर 36। ये हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जो कि 5 मार्क्स के हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड्स। यानी कि हमारे पास यहाँ पर एक ठोस है जो कि बेलन के आकार का है। ठीक है बच्चा, ये देखिए, ये जैसे हमने यहाँ पर एक ठोस ले लिया है। ओके, और इसकी आकृति हमने कैसी ली है? बेलन के आकार की, यानी कि ये सिलेंड्रिकल है। नेक्स्ट, जिसके जो सिरे हैं वो कैसे हैं? अर्धगोलाकार, यानी कि हमने यहाँ पर ये सपोज कर लीजिए कि अर्धगोले जो है इसके ऊपर रखे हुए हैं। एक इस तरफ रखा हुआ है ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर रखा हुआ है। ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। ये जो सॉलिड है टोटल हाइट इसकी है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, एंड द डायामीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। डायामीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, ये हमारे पास कितना है? 7 सेंटीमीटर है, यानी कि व्यास दिया हुआ है। और हमें यहाँ पर बोला है फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। हमें इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी शेप है। अगर जब सबका हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम जिसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें एक तो हम क्या करेंगे? सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और दूसरा हम यहाँ पर क्या करेंगे? जो हमारे पास हेमिस्फेयर बने हुए हैं। ठीक है, कितने हेमिस्फेयर हैं? यहाँ पे 2 हेमिस्फेयर बने हुए हैं, यानी कि हम 2 हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, और लास्ट में हम क्या करेंगे? इन्हें प्लस कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। ठीक है, और बेलन के आयतन में हम यहाँ पर क्या करते हैं? अर्धगोले का जो आयतन है उसको यहाँ पर जोड़ देंगे, और अर्धगोले के आयतन को भी हम क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारे पास ये 2 अर्धगोलों का आयतन निकल आएगा। अब जो बेलन यानी कि सिलेंडर का जो आयतन का सूत्र होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वो हमारे पास होता है πr² प्लस 2 इंटू अर्धगोलों के लिए होता है 2/3 πr³। अब कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि R और H की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि D यानी कि डायामीटर यानी कि व्यास, ये हमें कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो आपके पास रेडियस है वो कितनी हो जाएगी? यानी कि त्रिज्या 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर हो गई है। एक तो कॉन्सेप्ट ये मिला। दूसरा, अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें H यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर, जो बेलन की ऊंचाई है, वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो अब आप एक बार इस आकृति को देखिए जो कि यहाँ पे मैंने बनाई हुई है। तो जब हम इसमें बेलन की ऊंचाई को ज्ञात करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे? जो टोटल हमारे पास यहाँ पे हाइट है यानी कि 20 सेंटीमीटर है, इसमें यहाँ पर ये जो बेलन है, इसमें बेलन में ये वाला जो अर्धगोला है इसकी ऊंचाई को माइनस कर दोगे और इसकी ऊंचाई को माइनस कर दोगे। तो बच्चा, ये जो ऊंचाई है हमारे पास तो त्रिज्या है। ठीक है, और त्रिज्या यानी कि कितना है? 3.5। ये हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया। और ऐसे ही ये वाली भी त्रिज्या है यानी कि रेडियस, और ये भी कितनी है? 3.5 है। तो इसका मतलब 20 में से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 3.5 को 2 बार माइनस कर रहे हैं। तो 2 बार माइनस कर दीजिए, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, 3.5 को ऐड कर दो 3.5 से, तो कितना मिला? 7। तो इसका मतलब बेलन की ऊंचाई के लिए 20 में से हम 3.5 और 3.5 2 बार हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? सॉल्व करते हैं हम इसको। तो ये हमें मिलेगा 20 - 7 यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास यहाँ पे तो मिल जाती है त्रिज्या। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाती है बेलन की ऊंचाई। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास आयतन का ये सूत्र होता है वॉल्यूम का, इसमें वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। तो वैल्यूज अप्लाई करने पर हमें यहाँ पर मिलता है V = πr²h। एक बार जरा देखो, यहाँ पे 2 को 2 से गुना किया तो 4 आया ना, 4/3 πr³। यहाँ पे R जो है दोनों के लिए बराबर है ना। आपके जो बेलन की यहाँ पर त्रिज्या है, अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक, तो वही आपके पास क्या है? अर्धगोले की भी त्रिज्या है। तो ये तो बराबर है। इसका मतलब हमने यहाँ पर πr² कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? H + 4/3, और यहाँ पे बचा आपके पास R। अब आप इन सब का मान रख दीजिए जो भी आपके पास आया है। यहाँ पे पाई यानी कि 22/7, R रेडियस है वो कितना है हमारे पास? 3.5 है।
तो 3.5 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया। फिर उसके बाद h यानी कि 13 + 4 × 2.5 सॉरी 3.5 और डिवाइड किया हमने 3 से। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। तो 7 से यहाँ पर हम देखते हैं कि 3.5 जो है वो कैंसिल हो जाता है। कितना देखो 7 × 1 = 7 और ये 0.5। अब 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 22 × 5 कितना आता है 110 आता है। एक पॉइंट हटा दोगे तो क्या हो जाएगा 11 × 3.5। अब यहाँ पे बचा आपके पास 13 प्लस 4 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4 × 5 = 20 कैरी हो गया 2, 4 × 3 = 12 और 2 हो गया 14/3। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो 11 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया, 11 × 5 = 55 कैरी हो गई है 5, 11 × 3 = 33 और 5 कितना हो गया 38.5। और ये जो ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी है 13 × 3 = 39 + 14, मतलब हमने यहाँ पर एलसीएम लेकर ना इसको सॉल्व कर लिया है। तो ये हमें मिल जाता है 38.5 × 39 + 14 कितना हो गया 53/3। 38.5 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 53/3 से। तो 53/3 जब हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है 17.7। अप्रॉक्स वैल्यू हमें इतनी मिल जाती है। ठीक है, अब आप 38.5 को 17.7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको यहाँ पर मिलेगा 680.2। ये सारी वैल्यूज आपके पास सेंटीमीटर में है, तो जब आप वॉल्यूम की बात करते हैं तो पावर लग जाएगी 3। तो 680.2 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चा, तो ये वाला जो क्वेश्चन है 34 ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कैसा है चॉइस बेस्ड है, यानी कि अथवा वाला प्रश्न है। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, एग्जाम में आप वो वाला पोर्शन करेंगे जो आपको ज़्यादा अच्छा से आता हो, यानी कि जो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो। सो कॉन्सेप्ट है इसमें, solid metallic object is shaped like a double cone as shown in figure। देखो बेटा डबल कोन यानी कि 2 शंकु के आकार, एक ऊपर शंकु बना हुआ और एक शंकु यहाँ पे नीचे बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ बोथ कोन इज द सेम बट देयर हाइट्स आर डिफरेंट। इन दोनों की जो रेडियस है यानी कि जो त्रिज्या है, अगर हम एक की R1 और दूसरे की R2 सपोज करते हैं तो दोनों की वैल्यू क्या है समान है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस यानी कि त्रिज्या तो जी यहाँ पे समान है। अब आगे देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ बोथ कॉन इज द सेम बट देयर हाइट्स आर डिफरेंट। दोनों की हाइट्स अलग अलग है। हम यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है इसको मैं फर्स्ट ले लेती हूँ, इसको सेकंड ले लेती हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाले की हाइट यहाँ पर है स्मॉल h, यहाँ पे गिवन है देखो डायग्राम के अंदर, और h2 जो है वो हमारे पास क्या है कैपिटल H है। इफ दिस कॉन इज इमर्स्ड इन वाटर, अगर ये जो कॉन है वो क्या किया जाता है एक पानी में डुबोया जाता है, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इट विल डिस्प्लेस। तो आपको ना वो जो पानी है जो वो डिस्प्लेस किया जाता है उसकी मात्रा ज्ञात करनी है। तो बच्चा यहाँ पर आपके पास जो भी क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी मतलब आप अगर इस को ये जो भी हमारे पास आकृति है इसको आप पानी में डुबोगे तो उतना ही पानी बाहर आएगा जितना कि इसका खुद का आयतन है। ठीक है, तो इसके लिए इसका मतलब हो जाता है कि जो भी क्वांटिटी है यहाँ पे हमारे पास वाटर की डिस्प्लेस्ड जो वाटर है, ओके, क्वांटिटी ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड यानी कि विस्थापित पानी की मात्रा वो हमारे पास क्या होगी आयतन के बराबर होगी। ठीक है, विस्थापित पानी की मात्रा यहाँ पे हमारे पास आयतन के बराबर होगी, और आयतन भी किसका इन दोनों ही कोन का। ओके, वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन्स, तो 2 शंकुओं का आयतन। तो बच्चों शंकु का जो आयतन होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास होता है 1/3 πr² h। तो इसका मतलब जब हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे तो दोनों शंकु, एक का तो हम ले लेते हैं R1 का स्क्वायर h1, ओके, दूसरे के लिए 1/3 πr² h2। अब आपने देखा था कि R1 और R2 जो है इनकी वैल्यू तो सेम है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1/3 πr² h1। ठीक है, और h1 की वैल्यू हमारे पास स्मॉल h है तो हम इसे स्मॉल h छोड़ देते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास 1/3 πr2 की जगह r है हमारे पास, और h2 की जगह क्या वैल्यू है हमारे पास कैपिटल H, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल H। 1/3 πr² इज कॉमन, देन हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या मिल जाता है स्मॉल h प्लस कैपिटल H,
और ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है बच्चा, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में हमारे पास कॉन्सेप्ट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप बी ऑफ ए टावर ए बी फ्रॉम ए पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर देखो इसका मतलब ये हुआ कि भूमि पर स्थित किसी बिंदु से, और वो बिंदु भी क्या है, एक्स, इससे एक मीनार ए बी के शीर्ष बी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, भूमि पर मतलब जो भी हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड है उस पर एक पॉइंट ले लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, ये पॉइंट हमने यहाँ पर ये ले लिया है और इसको हमने नेम दे दिया है एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक मीनार लेकर चलते हैं। मीनार यानी कि ये हमारे पास एक टावर है। ठीक है बेटा, ये लीजिए, ये हमारे पास एक टावर है। अब कॉन्सेप्ट है कि हम क्या कर रहे हैं, इस मीनार ए बी यानी कि ये जो मीनार है, ये जो टावर है, इसको नेम दे रहे हैं हम यहाँ पर ए बी। तो इसका जो टॉप पॉइंट है यानी कि शीर्ष बिंदु, इसका इस भूमि के इस बिंदु से जो उन्नयन कोण है, दैट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन, वो हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं 60 डिग्री। ठीक है बेटा, 60 डिग्री, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर देख रहा है यहाँ पर एक्स बिंदु पर कोई भी जो ऑब्जर्वर है वो 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट है, एट ए पॉइंट वाई 40 मीटर वर्टिकली अबव एक्स, यानी कि अब हमारे पास एक बिंदु और है जो कि क्या है, वाई है। ठीक है, और वो एक्स से 40 मीटर स्ट्रेट ऊपर है। वर्टिकली का मतलब है एकदम सीधा। तो ये ले लीजिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर x से 40 मीटर दूर स्थित पर यहाँ पर एक बिंदु ले लिया है। ठीक है, और इस बिंदु को हमने यहाँ पर नेम दे दिया है y, और इस बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो कितना है, 45 डिग्री है, यानी कि 45 डिग्री। तो अब आप इस पॉइंट से आप इस टावर के टॉप पॉइंट को देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो, तो आपके पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, यहाँ पर 45 डिग्री है। इसका मतलब ये वाला एंगल, ये हमारे पास 45 डिग्री है। ठीक है, और जो वाई पॉइंट है एक्स से कितनी डिस्टेंस पर है, वर्टिकली 40 मीटर है। अब बच्चा ये 40 मीटर की डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगी, 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या कहा है, मीनार ए बी की ऊंचाई, यानी कि आपको एक तो ए बी यहाँ पे पता करना है कि क्या है इसकी वैल्यू। ठीक है, एंड डिस्टेंस एक्स बी जो है हमारे पास, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं, अगर मान लीजिए मैं इस पॉइंट को यहाँ पर नेम दे दूँ सी पॉइंट, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो मीनार है यानी कि जो टावर है ये एकदम स्ट्रेट है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। 90 डिग्री का अगर यहाँ पे एंगल बन जाता है तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो ना, वेरी गुड। और उसके साथ साथ में हम यहाँ पर वो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, हम उनको लगा सकते हैं। तो पहले ना हम एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, ट्राइंगल BCY में। ठीक है, त्रिभुज BCY में, इस त्रिभुज में हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री है। तो बच्चों यहाँ पर आप ना एक काम करो, tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो, यानी कि tan 45 डिग्री। तो tan जब भी हमारे पास होता है, हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये तो है हमारे पास यहाँ पे BC, और आधार है हमारे पास यहाँ पे YC। ठीक है, तो आपके पास tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 45 डिग्री ये तो 1 के इक्वल होता है, इसका मतलब 1 इक्वल टू BC हमें नहीं पता। ठीक है, और उसके बाद YC की भी वैल्यू हमें नहीं पता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं, इसको जब सॉल्व करते हैं तो BC की वैल्यू किसके इक्वल आती है, YC, यानी कि ये जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है BC, देखो यहाँ से यहाँ तक का ये जो भी वैल्यू है ये हमारे पास YC, इसका मतलब इधर से इधर तक की वैल्यू के इक्वल आता है। और यही वैल्यू हमारे पास XA की भी हो जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस वैल्यू को कुछ ना कुछ यहाँ पर नेम जो है वो सपोज कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमने इसको यहाँ पर क्या ले लिया है, S, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, S हो जाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो हमें यहाँ से ये वाला मिल जाता है। अब जैसे हमने ये वाला ट्राइंगल लिया था, अब हम यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं जो कि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और वो राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास ये वाला, ये BXA। ठीक है, BXA ये वाला हम राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेंगे इन ट्राइंगल BXA, त्रिभुज BXA में। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री का है, दैट मीन 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री की हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हमारे पास होगा
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस वाले ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर तो क्या है, बी से लेकर ए तक, दैट मीन्स ए बी। ओके, और बेस हमारे पास क्या है, एक्स ए है। ए बी की जो वैल्यू है हमारे पास वो तो हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन अगर हम देखें तो ए बी जो है वो हमारे पास बी सी, मतलब यहाँ से यहाँ तक बी सी और सी ए से मिलकर मिला है ना। सो वी कैन से डेट दिस इज इक्वल टू बी सी प्लस सी ए अपॉन में एक्स ए। बी सी की वैल्यू एस है, ये हमने अभी अभी सपोज की इक्वेशन नंबर 1 में, और ये सी ए है, और एक्स ए इसकी वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, एस है, ये भी हमने यहाँ पर अभी अभी एज्यूम की थी। ठीक है, तो बच्चा ये सब वैल्यूज जो है वो tan 60 डिग्री के इक्वल है, दैट मीन्स √3 के। सो √3 इज इक्वल टू एस प्लस सी ए अपॉन एस। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए हम इसके अपॉन में 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो √3 मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे सी से, और एस प्लस में यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है एस। ठीक है, √3 मल्टीप्लाई होता है एस से, और ये है एस प्लस सी ए। तो बच्चा आपके पास जो सी ए है वो कितना आ जाएगा, √3 एस तो है ही, और इसमें से आप क्या करेंगे, एस को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाती है। अब आपके पास यहाँ पे सी ए की वैल्यू मिल गई, कितनी मिली, √3, और इसमें से आपने, कंफ्यूज हो गई मैं, एक्सप्रेस 40 सी दे रखा है क्या, हाँ डायग्राम में सोल्व करने के बाद भी कंफ्यूज नहीं, यहाँ पर इसमें वैल्यूज में अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास BC की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए ये है S के इक्वल। ठीक है, CA अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये किसके इक्वल है, CA, ये है 40 मीटर। ठीक है, ये हो गया 40 अपॉन XA हमारे पास क्या है, S है। और अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो हमें मिलता है tan 60 डिग्री, दैट मीन्स √3, दिस इज इक्वल टू S प्लस 40 अपॉन S। ओके, हम इसके अपॉन में 1 सपोज कर लेते हैं, इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई इजीली कर पाएंगे। तो √3 को हमने s से मल्टीप्लाई किया, और फिर उसके बाद s प्लस 40 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो √3s माइनस s आपके पास कितना आया, 40 आया। तो आप s कॉमन ले लीजिए, आपको मिलेगा √3 माइनस 1, और ये आपके इक्वल होगा 40 के। तो आपके पास s की वैल्यू आ जाती है, कितनी आ जाती है, 40 अपॉन √3 माइनस 1। अब बच्चा ये जो s हमने यहाँ पर सपोज किया है, ये क्या है, x a के इक्वल है। ठीक है, यानी कि ये x a की भी वैल्यू हमें मिल चुकी है, और bc की भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब देखो आपके पास BC की वैल्यू आ गई है ना, आपने अभी अभी यहाँ पे कैलकुलेट की है, BC कितना आया आपके पास, 40 अपॉन √3 माइनस 1 आपको मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू जो है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, BC की वैल्यू ये वाली जो आपने कैलकुलेट की है, और 40 से प्लस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, A भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम आगे अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेशन में हम ना BC को एक अच्छे तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे कि यहाँ पे हमारे पास 40 अपॉन √3 माइनस 1 है ना, तो हम √3 माइनस 1 को हटा देते हैं, तो इसका मतलब हम रेशनलाइज यहाँ पे कर देते हैं, यानी कि परिमेयकरण कर देते हैं। तो हम यहाँ पे 40 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1 से, अपॉन में √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, यानी कि √3 का आप स्क्वायर कर रहे हो, फिर माइनस में 1 का स्क्वायर कर रहे हो, तो ये आपको मिलेगा 40 इंटू √3 प्लस 1, और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 हो जाता है, यानी कि 2 आपको मिल गया। ठीक है, और ये 2 से 40 कैंसिल होगा तो 20 मिल जाएगा, और 20 इंटू √3 प्लस 1, तो बच्चों ये हमारे पास BC की वैल्यू आ जाती है, 20 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, अब BC आपके पास आ चुका है, तो आप AB को कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि अभी अभी आपने देखा भी था कि जो भी आपके पास AB है, यानी कि हाइट ऑफ टावर, आपके मीनार की ऊंचाई। ठीक है, ये क्या है, इसके बीच में C बिंदु था, इसका मतलब ये हुआ कि ये BC प्लस CA से मिलकर बना है। ठीक है, BC की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है, यहाँ पर कितनी मिली है आपको, 20
इंटू √3 + 1 और CA आपके पास ऑलरेडी था 40। इसको सॉल्व करो तो ये आपको मिलता है 20√3 + 20 + 40 और 20 + 40 कितना हो गया 60, यानी कि 60 + 20 √3 आपको AB मिल गया। ठीक है बच्चा, तो आपको AB यहाँ पर मिल जाता है। आपका इस क्वेश्चन का एक पार्ट तो ये हो गया पूरा। अब AB के साथ साथ में हमें यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए XB जो है ना, इसको भी कैलकुलेट करना है। अब XB को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखो XB, तो ये हमारे पास, ये जो हमारे पास लार्जर ट्राइंगल है उसका क्या है, हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस है तो ये वाला जो कोण है ये 60 डिग्री का है। तो हम यहाँ पर हाइपोटेनस और ये कॉन्सेप्ट अगर देखिए तो ये वाली वैल्यू हमारे पास किसकी आई थी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेनस भी है और एंगल भी गिवन है। तो हम साइन 60 डिग्री कैलकुलेट कर लेते हैं XB के लिए। ठीक है, सो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे XB के लिए, 4XB। तो आपको यहाँ पे मिलेगा साइन 60 डिग्री, दैट इज द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर है हमारे पास AB और हाइपोटेनस है हमारे पास XB। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और ये इक्वल है हमारे पास AB जो कि कितना आया है 60 + 20 √3 और XB हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो √3 मल्टीप्लाई होगा XB से और ये XB है बेटा। ठीक है, और उसके बाद 2 × 60 कितना हो गया 120 + 2 × 20 हो गया 40 √3। तो जब आप यहाँ पर XB की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो √3 से डिवाइड कर दोगे, तो 120 में भी √3 से डिवाइड किया और प्लस में 40 इंटू √3 में भी आपने यहाँ पर √3 से डिवाइड किया। तो √3 से √3 तो कैंसिल हो गया, ये तो आपके पास 40 बच जाएगा एज इट इज़। और यहाँ पे है 120/√3। आप चाहो तो इसे रेशनलाइज कर सकते हो, उसके लिए आपको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। तो आपके पास 120 इंटू √3 आपके पास आएगा। ठीक है, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 + 40, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 40 टाइम्स। तो 40 इंटू √3 + 40 कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिला √3 + 1। तो ये आपका बच्चा XB की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो एक तो आंसर आपका हो गया AB का और एक आपका ये हो जाता है XB का। ठीक है, तो ये हमारा ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। मैं पूरी स्क्रीन एक साथ नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ये धीरे धीरे दिखा देती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 के बाद अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 का, जिसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। देखो मंथली हॉस्टल चार्जेस का ना एक पार्ट जो है वो क्या है, फिक्स है, यानी कि मासिक किराया। मंथली बोल दिया ना, मंथली हॉस्टल चार्जेस यानी कि मासिक किराया फिक्स है। तो ये कितना है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। और बाकी का जो भी किराया है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो भी यहाँ पे बच्चा है, जो भी छात्र है, उसने कितने दिन भोजन लिया है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो भी नियत व्यय है, मतलब जो फिक्स है हमारे पास, फिक्स्ड रेट जो भी है यहाँ पे हमें जो पे करना ही करना है, हम उसको ना क्या करते हैं, X रुपीज़ जो है वो सपोज कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो एक दिन का खर्च है, जो जितने दिन आप यहाँ पर मैस में से खाना लोगे तो उतने दिन को आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। तो एक दिन का खर्च आपके पास यहाँ पर जो भी है, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑफ 1 डे, वो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, Y रुपीज़ सपोज कर लेते हैं। ठीक है, एक दिन का Y रुपीज़। अब कॉन्सेप्ट देखिए आगे, यहाँ पे क्या है, When स्वाति टेक्स फूड फॉर 20 डेज, स्वाति फूड कितने दिनों के लिए लेती है, 20 दिन के लिए लेती है। देन शी हैज़ टू पे 3000 रुपीज़, स्वाति को 3000 रुपीज़ जो है वो पे करने पड़ते हैं। तो बेटा देखो, स्वाति जब स्टार्टिंग में यहाँ पर इस हॉस्टल में रहने आएगी तो उसको ये जो नियत किराया है X रुपीज़, ये तो देना ही देना पड़ेगा। उसके बाद उसको एक दिन का खर्चा देना है Y रुपये, अगर वो एक दिन खाना लेती है। लेकिन अब वो कितने दिन खाना लेती है, 20 दिन खाना लेती है।
ठीक है। तो कुल मिलाकर उसको कितने रुपए देने पड़े, 3000 रुपीज़। तो फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। ओके, वेयर इज अगर हम मानसी की बात करते हैं तो मानसी क्या करती है, हु टेक्स फूड फॉर 25 डेज हैज़ टू पे ₹3500, यानी कि मानसी 25 दिन खाना लेती है, ठीक है, और 3500 रुपये किराया देती है। तो नियत किराया तो ये भी देगी, यानी कि x रुपये, फिर 25 दिन का खाने का खर्च यानी कि 25y, और कुल मिलाकर कितना, 3500 रुपये। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करनी है, क्योंकि फिर उससे आपको फाइंड आउट करना है फिक्स्ड चार्ज, यानी कि x जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एक दिन का जो फूड है उसका जो पेमेंट है वो आपको बताना है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, हम एक काम करते हैं, क्या इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि घटा देते हैं। बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, तो इक्वेशन 2 है आपके पास x प्लस 25, और ये इक्वल है किसके, 3500 के, और ये है आपके पास x प्लस 20y इक्वल है किसके, 3000 के। माइनस कर रहे हो तो साइन चेंज हो गए, x से x कैंसिल, 25 में से 20 गया तो 5, 3500 में से 3000 गए तो 500, ठीक है। और आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, 500/5 यानी कि 100। तो बच्चों हमारे पास y आ गया, y यानी कि आपका एक दिन का जो खर्च है ना, कॉस्ट ऑफ 1 डे फूड, एक दिन का जो खाने का खर्च है हमारे पास आ जाता है, ठीक है, एक दिन का खाने का खर्च या व्यय, ये हमारे पास आ जाता है 100 रुपये। अब बच्चों 100 रुपये तो हमारे पास आ चुका है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, इस 100 रुपये की जो वैल्यू हमारे पास आई है इक्वेशन नंबर 3, हम इसे किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, बताइए किस में रखें, किसी में भी रख सकते हैं, चलो 2 में रख देते हैं, ठीक है। वी गेट यानी कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में हमारे पास क्या है, x प्लस 25y बराबर है किसके, 3500 के। तो आपने y की जगह रख दिया 100, तो आपको मिला x प्लस 25 गुना 100 और बराबर 3500। तो x की वैल्यू आपको क्या मिली, 3500 माइनस 25 इंटू 100 यानी कि 2500। तो ये आपको यहाँ पर कितना मिल जाता है, 1000, ठीक है बेटा। सो 1000 रुपीज़ जो है हमारे पास क्या है, फिक्स्ड प्राइस है, जो स्वाति है या फिर मानसी है उनको रहने के लिए देना ही पड़ेगा हॉस्टल में, ठीक है। यानी कि 1000 रुपये तो आपको देने ही देने हैं, उसके बाद देखा जाता है कि आप कितने दिन खाना खाते हो और उसके हिसाब से आप पेमेंट करोगे। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा इन वीडियोज़ को, ताकि वो बच्चे भी से एक बेनिफिट ले सकें, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में बेल आइकन जो है उसे ज़रूर प्रेस करना, ठीक है बेटा, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले, जैसे ही वीडियो अपलोड हो तभी आपको पता चल जाए कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।